बिल्कुल, इसलिए आप पढ़ो एटीट्यूड निर्माण करने में किन किन की भूमिका है, वहां हमें जाना पड़ेगा उस मुद्दे पे। वहां से एटीट्यूड निर्माण होता है हर किसी का। कोई एक्स व्यक्ति किसी भी चीज के खिलाफ होता है या उसके साथ होता है, उसको निर्भर करता है उसको निर्माण करने में किन किन की भूमिका रही है। अभी हमने पढ़ा था ना, वो सारे जो कारक थे, वो सारे कारक वो निर्भर करते हैं, डिटर्मिनेंट्स निर्धारित करते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा। जैसे मैं कहूं, एक्स मुद्दा ले लेते हैं, एक ही परिवार की दो बेटियां एक ही मुद्दे पर अलग अलग सोच रख सकती है, निर्भर करता है कि उसका वातावरण क्या है। एक बेटी दहेज प्रथा पर पॉजिटिव सोच रख सकती है, एक बेटी दहेज प्रथा पर नेगेटिव सोच रख सकती है। वहां पर उसका पर्यावरण ही प्रभावित नहीं कर रहा, उसका सराउंडिंग आसपास नहीं, और भी चीजें हैं जो उसको प्रभावित कर रही हैं। हो सकता है एक्स बेटी को किसी और चीज ने प्रभावित किया है, एक्स बेटी को किसी और चीज ने प्रभावित किया है। वो सारी चीजें निर्भर करती है, वो सारी जो मीडिया वगैरह सब पढ़े थे ना हमने वो। ठीक है भाई। अब यहाँ पर मिटा क्यों दिया मैंने अंडू, ये अच्छी चीज है, काश जीवन में भी कुछ अंडू हो जाता। हाँ, मतलब टाइम जो निकल गया। अभी कल्पना यानी वैसी जैसी सोच रहेगी आपकी, जैसा एटीट्यूड रहेगा किसी घटना के प्रति। अगर आप मान लो आपको एक योजना की जिम्मेदारी दी जाती है कि एक्स एरिया में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, वहां पर आपकी क्या सोच है? आप भी यही मानते हो कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप गलत ही पॉलिसी बनाओगे दिमाग में, और फिर वैसा ही निर्माण करोगे पॉलिसी मेकिंग में, फिर ऐसा ही इम्प्लीमेंटेशन करवाओगे। और अगर आप बढ़िया सोच रखते हो तो आप भी बढ़िया डिजाइन करोगे, पी नरहरि सर की तरह, वैसे ही आप पॉलिसी मेकिंग करोगे और वैसे ही आप इम्प्लीमेंटेशन भी करवाओगे। समझ पाए? आपका एटीट्यूड ही निर्भर करेगा आपके पॉलिसी मेकिंग, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इन तीनों पर। और आप तीनों आप ही करने वाले हो। मजेदार बात यह है, आपको जो आपके ऊपर जो शासन रहेगा, मतलब जो नेता रहेंगे, वो तो आपको डायरेक्शन देंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है, उसको जनता के और मुद्दे सुनने हैं। आपको जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप एक बेहतरीन पॉलिसी बनाएं, और लागू भी आप ही करवाते हो एज ए कलेक्टर। वहां पर बनाएंगे, जो उनके कैबिनेट में जो सचिव वगैरह रहेंगे वो उसके तौर पर भी आप ही बैठे रहेंगे, और डिजाइन भी उन्होंने दिमाग में वही सोचेंगे, बनाएंगे भी वही, लागू भी वही करवाएंगे ग्राउंड लेवल पर। तो आपका एटीट्यूड ही निर्भर करेगा इन सभी को बनाना। ठीक है, 10 बज गए, जाने की इच्छा है? नहीं ना? अरे लास्ट बार सुन जाओ, जा रहा हूं आज। हाँ, टॉपिक है, फिर उसके बाद लास्ट जब आऊंगा फिर नया कोई टॉपिक बताऊंगा ना। हाँ, स्टेट लेवल पे भी रहता है, कोई ना कोई तो रहता ही होगा। जैसे अब मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा। देखो, एक तो 3 प्रकार की स्कीम्स होती हैं, स्कीम्स के आधार पर भी हम देखते हैं। एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्कीम्स। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या सेंट्रल स्कीम में तो थिंक टैंक नीति आयोग काम करेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करेगा। ऐसे यहाँ पर भी राज्य योजना आयोग या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रहता होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, पर उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर जनरली उनके जो रहते हैं ना, पीए, पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी, वो वही रहते हैं एक ऑफिसर के तौर पर ही। ठीक है, नेक्स्ट है अभिवृत्ति और प्रशासन हो गया। अभिवृत्ति के घटक, बहुत शानदार टॉपिक है, देखो फटाफट। अभिवृत्ति के घटक, इसको पढ़ के जाना सभी। अभिवृत्ति के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। लेकिन 3 घटक हैं, इसी को बोलते हैं अभिवृत्ति का कैब मॉडल। ठीक है, कैब, CAB, इसी को बोलते हैं हिंदी में संभाव्यम। संभाव्यम, बात करेंगे क्या होता है संभाव्य मॉडल। चलिए पहला लिखें, कॉग्नेटिव, कॉग्नेटिव ना ही आएगा, 1 मिनट। कॉग्निटिव, दूसरा हो जाएगा ऐसे अफेक्टिव,
अफेक्टिव, और थर्ड हो जाएगा बी से बिहेवियरल कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट सभी लोग लिख लेंगे नीचे, कंपोनेंट्स, अफेक्टिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट। ठीक है भाई, कॉग्निटिव मतलब इसको लिखेंगे हम लोग संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक घटक। अफेक्टिव मतलब अफेक्टिव मतलब भावनात्मक, और ये होता है व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक। लिखे हैं फिर बताते हैं। संज्ञानात्मक को एक और बोलते हैं, बताता हूं आपको थोड़ा सा। बोधात्मक, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, इंग्लिश तो एक ही है, पर इसको बोधात्मक भी बोलते हैं, बोधात्मक। आपने एक शब्द सुना होगा ना, मामला संज्ञान में आ गया, क्या होता है? ये मामला मेरे संज्ञान में है। अच्छा, सोच रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिली है और अंडर में है, जांच पड़ताल में है, और मेरे पास आ चुका है, आपके पास आ चुका है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अभी कुछ सोच पा रहे हो? संज्ञान में आकर के, संज्ञान ही तो पूछ रहा हूँ, अधीन में आकर के, बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर के उसको उस मामले की जानकारी है। ठीक है भाई, उस मामले का बोध है। बोध जानते हो ना, बोध मतलब उस मामले की समझ है। अब छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं अपन? अबोध बालक है, बोलते हैं ना। क्या हो गया भाई? अबोध बालक है। अबोध क्या बोलते हैं? बेटा बेचारा ना समझ है, और हम बोलते हैं बोध है, मतलब कि जानकारी है। समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये संज्ञानात्मक, संज्ञान मतलब कि जानकारी में होना, समझ में होना। ठीक। और भावनात्मक, भाव प्रकट होना उस मामले को। तीसरी होती है व्यवहारात्मक, इम्प्लीमेंटेशन। ये कंपोनेंट है, पर एक प्रकार से ये एक चरण है, स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स ये, फर्स्ट स्टेप्स है ये, उसके बाद ये, फिर ये। अब कोई यहाँ पर कोई घटना डाल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे डाल लिया मणिपुर की हिंसा। मणिपुर की हिंसा में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ये मामला मणिपुर के जो हाई कोर्ट है वहां पर चला गया। वहां पर जानकारी प्राप्त हुई कि मणिपुर में महिलाओं के साथ में रेप जैसी घटनाएं हुई। अब इसकी जानकारी वहां के पुलिस ने दी, कितने मामले दर्ज हुए, इसके आधार पर पता चला कि ये है। अब ये मामला कहाँ चला गया? कोर्ट के संज्ञान में चला गया। अब कोर्ट को इस मामले की जानकारी है। अब जो न्यायाधीश है, उसका जो महिला है, जो मान लो कोई पीड़ित आ गई है उनके सामने, और पीड़ित अपनी दशा बता रही है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो उसको उसके प्रति भाव प्रकट हुए। यानी कि ये पीड़ित है तो इसके प्रति दया के भाव प्रकट हुए, अपराधियों के प्रति गुस्से या दंड देने के भाव प्रकट हुए, है ना। उस महिला की मदद करने के लिए सहानुभूति के भाव प्रकट हुए, है ना। ऐसे ही परिस्थिति में उनके घर वालों की मदद करने के लिए दया के भाव प्रकट हुए। ऐसे तमाम प्रकार के भाव प्रकट हुए, यानी कि अभिवृत्ति बन रही है। जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया उनके प्रति नेगेटिव, घृणा, नफरत, हिंसा, ये सारे भाव पढ़े थे ना कलम ने, तो ये सारे भाव प्रकट हुए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में अब व्यवहार। अब वो मामले पे डिसीजन देंगे, यानी कि व्यवहार में मामला आ गया। ठीक है। ऐसे मान लो कि अब वो तो कोर्ट का मामला था, अब आप वहां पर मणिपुर की घटना में आप कोई आईएएस ऑफिसर होते, या मान लो आप किसी जिले के जिलाधिकारी होते, एसपी के तौर पर आप पदस्थ होते। एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपकी जिम्मेदारी है कि वहां के लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन करें। आपको मामले में संज्ञान में है कि
ऐसा ऐसी घटनाएं वहां पर घट रही है, मामला आपके संज्ञान में आ गया, किसी लोगों ने आपको आकर के रिपोर्ट लिखाई या सूचना दी, संज्ञान यानी जानकारी में आ गया। अब उस घटना पर आपके क्या भाव प्रकट हुए, वो भी एक अभिवृत्ति का निर्माण करेगा कि उस घटना पे आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कम आ रहा है, एकदम न्यूट्रल हो, आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कि उन नेताओं से डरे हुए हो तो उस मामले पर कोई कार्यवाही ना करो। कई सारे भाव आपके मन में आ सकते हैं, भय का भाव आ सकता है कि मैं अगर करूंगा तो शायद मेरे साथ ऐसा हो जाए, डर का भाव भी आ सकता है, कई सारे अभिवृत्तियों का निर्माण होगा। तो अभिवृत्तियों का निर्माण यहाँ पर हुआ। अब आपने व्यवहार क्या किया ये यहाँ पर पता चलेगा कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को बोल दिया कि लाठीचार्ज किया जाए, आपने बोल दिया कि कोई अगर ऐसी महिला के साथ में ऐसा करता दिखे तो गोली मार दो, या आपने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाओ। क्या आपने व्यवहार में लाया उनके प्रति, ये आपका व्यवहारात्मक या बिहेवियरल कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये संभाव्य मतलब सम यानी कि संज्ञान, भाव यानी कि भावनात्मक, और व्यवहारात्मक मतलब व्यम, संभाव्यम, शॉर्ट शब्द है। ऐसे कैब मीन्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, ये तीनों प्रकार के घटक हैं, इन्हीं से अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। किसी भी अभिवृत्ति का निर्माण इन तीन प्रकार से होगा, या तो सामने वाले के भाव देख करके हम उसके प्रति मनोवर्ती बनाएंगे, या सामने वाले के बारे में जानकारी हमें कहीं से मिलेगी, मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा, किसी मुखबिर के द्वारा, किसी विशल ब्लोअर के द्वारा, किसी के द्वारा भी हमें जानकारी मिलेगी, उसके आधार पर हम उसके प्रति मनोवर्ती बनाएंगे उस घटना के प्रति। और तीसरा घटना व्यवहार के आधार, उसका व्यवहार कैसा है ये भी हो सकता है, उसका व्यवहार कैसा है उसके आधार पर भी, ये तीनों के आधार पर अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। ये एक चरण भी है, इसलिए मैंने बताया था कि ये चरण भी है, ये तीनों घटक भी है। ठीक है, घटक यो क्योंकि अपने आप में स्वतंत्र भी है, इसके रूप में भी डायरेक्ट अभिवृत्ति बनेगी, इसके रूप में भी किसी के भाव देख करके अभिवृत्ति बनेगी। अगर वो रोता हुआ बिलखता हुआ आपके पास आ रहा है, डायरेक्ट आपकी अभिवृत्ति बन गई कि परेशान है, आपको जानकारी आई, आपको सूचना मिली ऑथेंटिक सोर्स से कि इतनी घटना घटी है, तो आपकी डायरेक्ट अभिवृत्ति बन गई। यहाँ पर आपको जानकारी मिली कि व्यवहार ऐसा चल रहा है कि लगातार लड़ाइयाँ हो रही है, इनसे गतिविधियां हो रही है, फायरिंग हो रही है, व्यवहार का आपको पता चला, तो भी आपकी मनोवृत्ति बन गई कि ये गलत है। तो ये तीनों प्रकार के अपने आप में स्वतंत्र भी है और एक स्टेप भी है, समझ पा रहे हो? हाँ ठीक है, तो ये तीनों अभिवृत्ति के घटक है। अब अभिवृत्ति की अन्य विशेषताएं, ये लास्ट है बस, इसके बाद हम फिनिश करेंगे। हाँ हाँ, तत्व मतलब जिस चीज से उसका निर्माण हुआ है, जैसे कि हम सभी किसी न किसी तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। तत्व क्या होते हैं? एक ही गुणों को, अगर हम साइंस की बात करें तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनी जो चीज होती है उनको तत्व या एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं। फिर उन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से जो रहता है एक विशेष अनुपात में यौगिक बनता है, कंपाउंड, एक मिक्सर भी बनता है जो अनुपात में नहीं रहता है। तो सारे तत्व यानी कि वो जो घटना घटी उसमें कौन कौन से कारक भूमिका निभा रहे हैं, वो सारे तत्व कहलाएंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बता दूं? हाँ, अब देखो, अब लिखे आप लोग अभिवृत्ति की अन्य विशेषताएं, है ना, अन्य विशेषताएं अभिवृत्ति की। हाँ, पहला लिखे कर्षण शक्ति, अभिवृत्ति की अन्य विशेषताओं में लिखेंगे हम थोड़ा इंग्लिश देख लेंगे आप इसका, मुझे इंग्लिश थोड़ा इसका ध्यान नहीं आ रहा। कर्षण शक्ति, कर्षण शक्ति, ठीक है। एक लिखेंगे चरम सीमा, एक लिखेंगे केंद्रीय, क्या बोलेंगे, केंद्रीयता, केंद्रीयता, सेंट्रलिटी, और एक सरलता या जटिलता। ये अभिवृत्ति की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, कुछ विशेषताएं हमने पहले ही जान ली थी। कर्षण शक्ति मीन्स, इसको भी आप 5 भागों में डिवाइड कर लो। पहला लिखेंगे आप अति, नेगेटिव, नेगेटिव क्या बोला, अति नकारात्मक, नकारात्मक। फिर
नकारात्मक। फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तटस्थ। तटस्थ। उदासीन मत लिखना स्नेहा, उदासीन मत लिखना, वो उसमें जो उसमें चला जाएगा केमिस्ट्री में। तटस्थ। उसके बाद में सकारात्मक, सकारात्मक और अति सकारात्मक। ठीक है भाई। इंग्लिश वाले हाईली पॉजिटिव, हाईली नेगेटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव ऐसा लिख सकते हो। कर्षण शक्ति थोड़ा देख लेंगे। कर्षण शक्ति मीन्स आप ये देखिएगा इंटेंसिटी टाइप का है, ये कितना उसकी तीव्रता है, उस मामले पर कितनी कैसी अभिवृत्ति का बन रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन रही है, नेगेटिव बन रही है, एक प्रकार की तीव्रता या इंटेंसिटी आप इसको बोल सकते हो। एग्जैक्ट वर्ड आप निकाल लेंगे। तो अब मैंने ये बताई थी ना आपको, याद करो उस गांव वाली घटना बताई थी ना। अब आप देखो कि हर व्यक्ति की अभिवृत्ति को आप बांटोगे आप, क्योंकि आप बिहेवियरल चेंज वाले व्यक्ति हो, आप क्या हो? समाज के एजेंट हो। आया था ना यूपीएससी में प्रश्न, आप समाज के एजेंट बनने जा रहे हो, सामाजिक सुधार के एजेंट हो आप, है ना, मतलब कि सोशल रिफॉर्म करने वाले व्यक्ति आप बनने जा रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग किसी मामले पर, अब मामला कोई डाल लेते हैं यहाँ पर, कौन सा मामला डालो बताओ, आप बताओ अपने हिसाब से, बताओ कौन सा मामला डालें? डाउरी सिस्टम डाल लेते हैं। ठीक है भाई, हमने डाल ली यहाँ पर दहेज प्रथा। दहेज प्रथा, इसी मुद्दे पर हर बार चर्चा होती है, उम्र ही ऐसी है। कुछ लोग तो पॉजिटिव में होंगे, कुछ नेगेटिव में होंगे, कुछ दिनों बाद होने वाली है, हो जाएगी, नहीं तो आगे ना आगे कभी तो होगी, बनने के बाद होगी, होगी तो सही एक दिन। कोई ऐसे ही तो सोच नहीं रखता कि हमें तो क्या साहब, हम तो सब मोह माया है, हम तो फकीर है, झोला लेके निकल जाएंगे। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि शादी नहीं करनी है? कितने लोग सोचते हैं शादी नहीं करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्रीमेंट लिख के दे रहे हो? हाँ, देख लो, अगर कर ली तो वहीं जाकर के डाइवोर्स करवाऊंगा सबका ऑन द स्पॉट। ठीक है, लिख के देना मुझे कितने लोग शादी नहीं कर रहे हैं, पता चले सबसे पहले करें। हाँ, क्या कह रहे हो आकाश? कुछ नहीं, अभी से लड्डू फूटे। चलो, दहेज प्रथा पर कुछ लोग एकदम नेगेटिव रखेंगे सोच की दहेज प्रथा बहुत ही बुरी चीज है। दहेज प्रथा एकदम बेकार चीज है, सामाजिक कुरीति है, सामाजिक बुराई है, पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जानी चाहिए। ये एकदम नकारात्मक रहेंगे, मतलब दहेज प्रथा के प्रति नकारात्मक भाव रखेंगे। एक जो मानते हैं कि हाँ दहेज प्रथा बुरी चीज है, दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, है ना, कोशिश करनी चाहिए इसको खत्म करने, उसमें चाहिए वो शब्द आएगा, और ये कहेंगे कि होना होगा, करेंगे, करना है, और ये कहेंगे हाँ देख लेंगे, इस टाइप के। ठीक भी है, गलत भी है, कुछ मामलों में सही भी है ना भाई, कुछ मामलों में सही भी है। हाँ, और ये बोलेंगे कि नहीं दहेज प्रथा ठीक है, और ये बोलेंगे कि क्यों दहेज प्रथा बुरी बात थोड़ी है ना। मेरे अपने बाप की बेटी, पापा मेरे, चीज मेरी, वस्तुएं मुझे दे रहे हैं, आप कौन होते हो बीच में रोकने वाले? पुलिस कौन होती है रोकने वाले, है ना? सब कुछ पुलिस थोड़ी करेगी, सब कुछ सरकार थोड़ी करेगी, हमारी भी तो कोई स्वतंत्रता है, हमारी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। मैं अपने पापा से कुछ चीज मांगू तो पुलिस क्यों बीच में आएगी? ऐसा कुछ रखने वाले। और वो जवाई जी ये बोलेंगे ससुर जी प्यार से कुछ दे रहे हैं तो मना थोड़ी कर सकते हैं, तो वैसे टाइप के लोग रहेंगे ये, है ना, एकदम। तो किसी मुद्दे पर 5 प्रकार की अभिवृत्तियां लोग रखते हैं। अब आपको बदलनी कैसे होगी, मैंने बदलने का तरीका बताया था। अगर इस घटना में आप बदलोगे तो सबसे पहले इनको अपने साथ करिए। अब आपके साथ एक भीड़ हो जाएगी, छोटे लोगों के हो, कुछ ही रहेंगे, पर वो आपके साथ एक भीड़ हो जाएगी। इनको भी आप कुछ प्रयास करके थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करोगे, ये भी आपके साथ हो जाएंगे। अब आपके साथ एक बड़ी भीड़ हो जाएगी, और जिसके साथ भीड़ होती है ना वो सच बोलने से नहीं डरता। अकेले झूठ बोलोगे तो मेरे दोस्त मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे, कटवा दिए जाओगे। हकीकत बता रहा हूँ, सब जगह देख लेना। अब किसी भी मुद्दे पर उठा करके देख लेना, जो आदमी ने अकेले बोलने का साहस किया है जनरली उसके साथ बुराई हुआ है, और अगर किसी ने झुंड के साथ में बोलने का प्रयास किया, हालांकि सच को बोलने से डर नहीं लगना चाहिए, और आप बोलिए, पर बोलिए कि उस समाज में क्या वो लोग सच सुनने के आदी हैं या नहीं है,
वो लोग सच सुनना स्वीकार ही नहीं करेंगे तो वही होगा जो गैलीलियो के साथ में हुआ था। उसने इतना सा क्या कह दिया कि पृथ्वी गोल है, बेचारे को सूली पर लटका दिया। वही हुआ जो सुकरात के साथ, उसने क्या कह दिया कि सत्य ही ज्ञान ही सद्गुण है, और अगर आप जो कह रहे हो ईश्वर है, ये गलत ईश्वर है, इतना बस बोला कि जहर पिला दिया। तो सच तो उन दोनों को पता था, सच के लिए जान दी, हालांकि बाद में पता चला कि गलत हुआ। ईसा मसीह के साथ में भी यही हुआ। ऐसे और तमाम प्रकार के जितने भी आप धार्मिक संत या जो भी महान व्यक्ति देखोगे उनके साथ में बुरा हुआ, बाद में पता चला कि वो अच्छे थे, क्योंकि वो समाज बुरा सुनने का आदी था। आप भी ध्यान रखिए, अपनी भीड़ बढ़ाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप जैसे अच्छे विचारधारा वाले, आपको लग रहा है कि कोई चीज गलत है तो गलत है, उस प्रकार के आप मनोवर्ती रखते हो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी घटना पर, तो अपने जैसे लोगों को बनाओ। नहीं तो क्या अरस्तु की तरह रहो, वो बोलो कि मैं दूसरों को अपराध करने का, दूसरा अपराध करने का मौका नहीं दूंगा, निकल लिए कि भाई मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो क्या फायदा। मतलब कहना ही चाह रहा हूं, सच का साथ कभी मत छोड़ो, पर बिना वजह ऐसा ध्यान रखो कि वो समाज सच सुनने का आदी है या नहीं है। समझ पा रहे हो? अब आपके साथ भीड़ हो गई, उसके बाद में तटस्थ आप लोगों को आप प्रभावित करो, इन्फ्लुएंस करें, उनको उदाहरण दे, इतने लोगों से भी समझवाएं कि ये देखो ये भी सपोर्ट में, ये भी सपोर्ट में, आप भी आ जाइए। तो कुछ लोग इनमें भी आपके साथ आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ आ जाएंगे। अब इनको प्रभावित करो, इनको बहुत ज्यादा प्रभावित करो, बहुत ज्यादा प्रयास करो, कुछ लोग इनमें से आ जाएंगे। इनको डराओ धमकाओ कि अगर आप नहीं बदले तो हम आपको कानून का डंडा दिखाएंगे, कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। तो ये कुछ लोग इसलिए भी दिखाओ कि ये बदले या ना बदले, पर ये चुप रहेंगे, इनको परेशान नहीं करेंगे ये। तो इनको डर बिठा दो, इनमें उम्मीद जगा दो। बस आपने इतना कर दिया। सरकार कितने पे बन जाती है आदमी की? 50+1 पे बन जाती है ना, है ना? 51% नहीं, 50+1 पे, ठीक है? 50% प्लस 1 अधिक हो जाए तो सरकार बन जाती है। 51% कभी मत करना, गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके साथ में 51 लोग हैं, मान लो 100 लोगों में से आपके साथ 51 लोग हैं, तो आपकी सरकार बन गई, मतलब आपकी बातें मानी जाएगी। ठीक है? ऐसे आप मनोवर्ती बदल सकते हो। ठीक है भाई? अब ये नहीं हटेगा क्या? हट जा भाई, वो तो बढ़ता जा रहा है, कोरोना की तरह हो रहा है तो। चलो ठीक है, नया पेज पे चलते हैं। हाँ, ये हो गया। अंडू करें? अब नहीं होगा, चलो छोड़ो, अगला देख लेते हैं। अरे छोड़ो, दूसरा कौन सा पॉइंट था? चरम सीमा। चरम सीमा क्या होती है? क्लाइमैक्स स्टेज, क्लाइमैक्स लिमिट या चरम सीमा। क्लाइमैक्स जानते हो ना, मूवी में क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स यानी कि मूवी एंड पर चल रही होती है, उस मूवी का सबसे मुख्य सीन होता है, उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स पर है मूवी, यानी कि अंतिम चरम पर है, मूवी बस खत्म होने वाली है और जो पूरा निचोड़ रहता है वो क्लाइमैक्स में रहता है कि अब मूवी में क्या होगा। ठीक है? तो वो चरम सीमा है। ऐसे ही किसी व्यक्ति की चरम सीमा देखो किसी मुद्दे पर, वो कितना रेडिकल हो चुका है, कितना सकारात्मक है किसी मुद्दे पर। तो वो एकदम जितना ज़्यादा रेडिकल है तो उसको बदलना उतना ही मुश्किल है, और जो जितना ज़्यादा सरल है उतना ही बदलना आसान है। किसी मुद्दे पर कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है, ये भी एक प्रकार के उसी के अति वाली कंडीशन है, चरम सीमा वाली। ठीक है? नेक्स्ट कौन सा था? केंद्रीयता। केंद्र में कौन सा मुद्दा है? अभिवृत्ति का। जैसे हमने केंद्र में मुद्दा रखा, जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान चला, स्वच्छ भारत अभियान में सरकार ने केंद्र में मुद्दा रखा कि शौचालयों का निर्माण करवाना, तो सभी जगह पे शौचालयों का निर्माण कराया गया और खुले में शौच से मुक्त कराने के प्रयास किए गए। तो वो केंद्र में मुद्दा था, तो लोगों की अभिवृत्ति बदली गई उसी मुद्दे को केंद्र में रख करके। ऐसे कोई भी मुद्दा केंद्र में रखेंगे और केंद्र में रख करके उस मुद्दे पर अभिवृत्ति बनाई जाएगी, लोगों की पॉजिटिव अभिवृत्ति का बदलने का प्रयास किया गया। शौचालय को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, है ना? महिलाओं से जागरूक कराया गया, है ना? समाज के जो सामाजिक नेता हैं उनसे जागरूक किया गया। सभी प्रकार से लोगों के द्वारा उस मुद्दे पर पॉजिटिव अभिवृत्ति बनवाई गई, तो वो केंद्रीयता में मुद्दा वो रखा गया। नेक्स्ट कौन सा है? जटिलता है सरलता। जटिलता का मतलब होता है एक ही मुद्दे पर बहुत सारी मनोवृत्तियां रखना, एटीट्यूड रखना। जैसे उसी टाइप का समझ लो कि मैंने आपको पढ़ाया, थोड़ी देर में आपने लगा कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते, और मैंने 2-4 को बुरी तरह डांट दिया। थोड़ी देर में उसके मन में भाव आया, अभी तो सोच रहा था कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते, फिर कहा सर बहुत बुरे आदमी है। फिर थोड़ी देर मैंने कहा कि बताइए विश्वास, आप पर मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास ने कहा सर तो बहुत अच्छा आदमी है, मुझ पर विश्वास करते हैं। फिर मैंने कहा सटाप विश्वास, फिर विश्वास ने कहा नहीं सर गलत आदमी है। तो वही होता है ना,
वो कौन सा वो आता, फूल तोड़ते तोड़ते फेंकता है, हाँ यो डोंट, कुछ ऐसा ही रहता है ना। अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, अच्छा आदमी था, बुरा, मतलब एक ही मुद्दे पर बार बार मनोवृत्तियां बदलता रहना व्यक्ति का, ये क्या है, अभिवृत्ति है। इसको बोलते हैं जटिल, है ना, कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड। और सरल अभिवृत्ति क्या है, किसी मुद्दे पर एक सोच रखना। अब कैसे जाओगे, हाँ बारिश भी आज तो मेरे साथ है ना। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, जटिल अभिवृत्ति समझ पाए, एक ही घटना पर बार बार मनोवृत्तियां लोगों की बदलना, वो क्या है, जटिल अभिवृत्ति है। जैसे आप देखोगे कई सारे आपने मूवी या सीरियल में देखा होगा कि कोई व्यक्ति रहता है कुछ समय के लिए तो अच्छा व्यवहार कर लेता है, तो आप बोलते हैं कि साथ निभाना साथिया, कौन सा गाना, हाँ उसमें राशि अच्छी लड़की है। थोड़ी देर में पता चला कि राशि तो एकदम चालू टाइप की है। फिर आपको लगा कि ये तो परेशान करती है गोपी बहन को। फिर आपको पता चला थोड़ी देर में कि राशि मदद भी करती है लोगों की। एक ही घटना पे बार बार आप मनोवृत्ति बदल रहे हो, एक ही व्यक्ति के प्रति मनोवृत्ति बदल रहे हो, समझ पा रहे हो। तो उदाहरण दे रहा हूँ, सीरियल से ज्यादा समझ में आता है। हाँ तो वो, अरे बचपन में देखा होगा ना वो बालवीर वाला नाटक, वो कई बार तो वो कौन सी परी रहती है, वो खतरनाक वाली भयंकर परी, उसके मन में भी, या किसी ने वो देखी मूवी क्रिस 4, क्रिस 3, उस मूवी में वो एक रहती है तो मारने तो आती है, फिर बाद में वो उसको क्रिस को बचाने का प्रयास करती है, बच्चे को बचाती है, तो उसके मन में भाव जाग जाते हैं, हाँ माया। तो वो माया के प्रति एक से ज्यादा मनोवृत्तियां आदमियों ने बना ली। पहले तो नेगेटिव बनाई, थोड़ी देर बाद पॉजिटिव बना ली, फिर नेगेटिव बना सकते हो। तो ये बार बार मनोवृत्तियां बदलना कॉम्प्लेक्स, यानी कि ग्रुप ऑफ एटीट्यूड्स जो बार बार चेंज होता रहता है, वो कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड है। उसको समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो पता चले कि किसी व्यक्ति की बार बार मनोवृत्ति बदल रही, तो आप कैसे बदलोगे, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है। अब दूसरा जिसमें सरल मनोवृत्ति बन रही है, सरल मनोवृत्ति मतलब एक मुद्दे पर व्यक्ति की एक ही मनोवृत्ति बन रही है। आपको लग रहा है कि राम सर गलत हैं तो गलत है, आपको लग रहा है कि राम सर सही है तो एक ही मनोवृत्ति। आप तो हो सकता है आपको लगता है कि सर गलत है, तो मैं हो सकता है आपकी मनोवृत्ति बदलूं, आप में अच्छाई बांटूं, तो आप मेरे प्रति मनोवृत्ति बदल लोगे। तो इसको बदलना आसान है, कॉम्प्लेक्स मनोवृत्ति को बदलना इसलिए मुश्किल है, कई बार वो अस्थिर हो जाता है, कई बार तो उस मुद्दे पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो कई लोग दहेज प्रथा के प्रति हो सकता है पॉजिटिव हो जाए कुछ समय के लिए, कुछ नेगेटिव हो जाए, ऐसे लोगों को हम न्यूट्रल टाइप के बोलेंगे, पर वो अभिवृत्ति तो बन रही है ना। तो ऐसी अभिवृत्ति को थोड़ा सोच समझ के बदलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये 4 अन्य विशेषताएं थी, इसमें कर्षण शक्ति सबसे मेन थी, इसको ध्यान रखना है। इसमें आप डिवाइड करना है कि कितने लोग हैं, मन में डिवाइड कर लेना है। आपको लग रहा है कि फिजिकल भी, जब भी आप किसी मुद्दे पर जाओ ना, फील्ड वर्क में किसी मुद्दे पर आप सोच रखो, किसी मुद्दे को, मुझे गांव में मान लो कि एक केस स्टडी आएगी अब आपके सामने, एक केस स्टडी बना लेते हैं। आप एक जिले के कृषि अधिकारी हैं, आपके जिले के एक गांव में आपको एक कृषि से संबंधित कोई एक मशीन आया है, उसको लोगों को समझाना है। किसान उसके प्रति बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते, कुछ किसान उसका यूज करना गलत मानते हैं, और कुछ तो लोगों ने उनको इन्फ्लुएंस कर रखा है कि ये गलत चीज़ है। ऐसी परिस्थिति में उस मशीन का प्रयोग आपको उस गांव में करवाना है, कैसे करवाएंगे? तो सबसे पहले देखेंगे उसके गांव में कितने लोग हैं, डिसाइड करेंगे। कर्षण शक्ति पे जाओ, गांव में डिसाइड करेंगे। मान लो उस गांव में कितने हैं, 1000 लोग हैं, 100 लोग ले लेते हैं, मैं मान लो इस गांव में 100 लोग हैं। 100 में से आपने देखा कि 20 लोग ऐसे हैं जो कि समझदार हैं, युवा वर्ग के हैं, जो नई तकनीकी को अपनाने के लिए प्रयास रहते हैं, वो नई तकनीकी को अपना लेंगे। तो उनको पहले, सबसे पहले जाओ, उनको प्रयास करो, उन पे ये लागू करो, क्योंकि पर वो अपनाना तो चाहते हैं, पर वो डरे हुए हैं, कहीं लोग हमें बुरा ना कह दे। लोगों को डर भी रहता है, कोई लोग दहेज प्रथा पे गलत मतलब दहेज प्रथा को गलत मानते हैं, पर वो बोल इसलिए नहीं पाते कि उनको पता है कि बड़ा झुंड जो है वो इसके सही मानता है, इसलिए नहीं बोल पाते। आप में से भी कई सारे होंगे, हर मुद्दे पे आप एक अपनी अलग सोच रखते होंगे, पर हो सकता है आपके परिवार वाले उस मुद्दे पर एक अलग सोच रखते हो, तो आप नहीं बोल पाते। ऐसे ही आपने उनको प्रभावित किया, कुछ और लोगों को अपने अनुसार आपने प्रभावित किया, तो कुछ आपके साथ एक मास आ गया आपके साथ, मतलब एक भीड़ आ गई आपके साथ में। अब उस भीड़ की मदद से आपने क्या किया, कुछ लोगों को और प्रभावित करने का प्रयास किया। तो 5 कैटेगरी में आप डिवाइड कर लें, एकदम जो उसके खिलाफ हैं, बुजुर्ग टाइप के लोग जो मानते हैं कि खेती तो केवल हलों से ही होती है ना, ये गलत चीज़ है, ये तकनीकी गलत है। तो उस टाइप के लोगों को आप एकदम बाद में समझाएं, पहले उनको समझाएं जो आसानी से समझ सकते हैं। 5 कैटेगरी में डिवाइड करके पहले जो है उसके प्रति पॉजिटिव थे, कम पॉजिटिव थे, तटस्थ थे, उनको प्रभावित करें। फिर जो कम नेगेटिव थे उनको प्रभावित करने का प्रयास करें।
फिर उसके बाद जो अधिक नेगेटिव थे उनको तो भले आप चाहो तो करो या नहीं तो मत करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, किसी भी मुद्दे पर ऐसे अभिव्यक्ति आपको रखनी है। ओके, हाँ, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया एटीट्यूड का। कुछ बदला या नहीं बदला? अभिव्यक्ति। अब मुझे बताओ मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मुझे बताओ मैंने आपको इतने दिनों में, कितनी तारीख हो गई आज? 18, 16 को आया था मैं, 16 को ही आया था ना सर? हाँ 16 को आया था, 26 को 26 को आया था, 26 को आया था मैं ना। इतने दिनों में आपने मुझसे क्या क्या सीखा मुझे बताओ। अभी बारिश हो रही है, जाना नहीं है, और कोई साधन लेकर आया तो वो जा सकता है ना, मतलब वो ओढ़ने का, बारिश से बचने वाला, बताएं। मैंने पहले पूरा सिलेबस पढ़ा दिया और